दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। हमारे साथ हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति पर गहरी पकड़ रखने वाले वर्तमान में स्वतंत्र पत्रकार। नाम आप समझ ही गए होंगे कौन स्वतंत्र हो सकता है। नाम है परवेज अहमद। दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, ईटीवी में 2 दशकों तक पत्रकारिता कर चुके हैं, भास्कर में भी रहे। मैंने परवेज भाई को इसलिए जोड़ा है क्योंकि एक खबर आ रही है अंदर खाने से कि आजम खान जो है और उनका परिवार बसपा के साथ जा सकते हैं। और इसके कुछ संकेत दिखे थे। अभी आजम खान की पत्नी आजम से मिलने गई थी, उसके बाद बाहर निकल के उन्होंने बोला कि हमको किसी से उम्मीद नहीं है आजम खान के मामले में, हमको उम्मीद जो है सिर्फ और सिर्फ खुदा से। उसके बाद मैं एक रसद उद्घाटन कर दूं कि मैंने सपा के एक प्रवक्ता से फोन पे बात की थी। प्रवक्ता महोदय कह रहे थे कि पार्टी ने बहुत कुछ किया आजम खान को। मैं उनका टोन सुन के थोड़ा आश्चर्यचकित रह गया, क्योंकि आजम खान इस पार्टी के संस्थापक सदस्य रहे हैं, बीच में सपा से अलग हुए थे, लेकिन वो किसी पार्टी के साथ जुड़े नहीं थे। तो इस पूरे मामले में आपको क्या लग रहा परवेज भाई, क्योंकि आप एक पत्रकार भी हैं, दूसरा आप मुस्लिम समाज की गतिविधियों पर उस पर बहुत काम करते हैं, उनसे लगातार टच में रहते हैं, तो क्या लग रहा है क्या इस जी नमस्कार। आप खबर दस्तक के दर्शकों को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे मौका दिया उनके संचालक से बात करने के लिए। देखिए, जो सपा के लोग कहते हैं, राजनीति में हमेशा जो दिखता है वो बिकता है। सपा ने या सपा के लोगों ने आजम साहब के लिए अंदर खाने क्या किया, ये तो सिर्फ 2 लोग जान सकते हैं, जिसने किया और जिसने उसका लाभ लिया। लेकिन जो व्यापक समाज है लोकतंत्र में, उस लोकतंत्र के व्यापक समाज को तो कुछ दिखाई नहीं दिया कि आजम साहब के हित में कुछ किया गया। अलबत्ता जो आजम साहब की राजनैतिक सरजमी है रामपुर, जहां से वो 50 सालों तक वो अपने विरोधियों से, वैचारिक विरोधियों से, नवाब खानदान से, तमाम और तरह के मुद्दों से जहां वो लड़ते रहे हैं, उसी सीट पर उनकी मर्जी के बगैर एक ऐसे आदमी को समाजवादी पार्टी ने टिकट दिया जिसका राजनीति से दूर 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 तक का कोई नाता नहीं है। अलबत्ता विवादों से जरूर उस आदमी का नाता है। तब ये कैसे मान लिया जाए या हम मान लें कि समाजवादी पार्टी ने आजम साहब के लिए बहुत कुछ किया? ये एक सवाल है जो सामान्य नागरिकों को मथता रहता है। फिर अगर बहुत कुछ किया गया, समाजवादी पार्टी ने कभी भी आजम खान के खिलाफ हुए कार्रवाई पर, वो कार्रवाई सही या गलत वो अलग विषय है, लेकिन राजनैतिक नेता के पर जब भी कार्रवाई होती है, भले वो सही हो भले वो गलत हो, तब उसका दल उसके साथ खड़ा होता है। कभी कैंडल मार्च निकालता है, कभी पोस्टरबाजी करता है, कभी धरना देता है, कभी प्रदर्शन करता है, कभी ज्ञापनों का एक सिलसिला चलाया जाता है। लेकिन आजम के पक्ष में समाजवादी पार्टी ने ऐसा कोई किसी तरह का इनमें से कुछ भी नहीं किया है। अंदर खाने वो क्या कर रहे हैं ये आजम जाने। और आप ये जानते हैं कि राजनीति हमेशा परसेप्शन पर आधारित होती है। व्यापक मुस्लिम समाज को तो कम से कम ये नहीं दिखाई दिया कि समाजवादी पार्टी ने आजम खां के लिए कुछ किया। और अगर वास्तव में किया और जेल से मिलकर जब उनकी पत्नी बाहर निकली तो उन्होंने ये कहा कि हमें किसी भी राजनीतिक दल से कोई उम्मीद नहीं है, अल्लाह के सिवा, खुदा के सिवा। तो खैर ये एक मुसलमान का ईमान भी होता है कि वो ये बात कहता है कि मुझे किसी व्यक्ति से, किसी इंसानी रूह से फायदा नहीं चाहिए, हमें जो कुछ भी चाहिए वो अल्लाह से चाहिए। वो एक बात हो सकती है। लेकिन तजीन फातिमा चूंकि एक प्रिंसिपल रही हैं, शिक्षाविद रही हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रही हैं,
आजम की पत्नी हैं, आजम की शरीके सफर हैं, जिसमें उन्होंने आजम के तमाम उतार चढ़ाव देखे हैं, जब वो ये कहती हैं कि हमें सिर्फ खुदा पर भरोसा रह गया है, तो उसके राजनैतिक मायने न हो, ऐसा हो नहीं सकता है। वो ये भी कह सकती थी कि हमें अपनी पार्टी और अल्लाह पर ही भरोसा है, तो बात समझ में आती, लेकिन पार्टी को लेकर तो चीजें हैं नहीं। दूसरी, जैसे ही आजम साहब की पत्नी ने ये बात कही, उसके फौरन बाद मुरादाबाद के एक पूर्व सांसद ने ऐसी बातें कही जो ये जाहिर करती है कि वो आजम की का विरोध कर रहे हैं। वो राजनीति में सब होता है, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने उस पूर्व सांसद को किसी भी रूप में तंबीह नहीं किया कि आजम के खिलाफ ना बोलें। तो ये कैसे मान आप लिया किस जाएगा कि समाज आप किसकी और बात कर ऐसी रहे परिस्थिति। हैं? एस टी हसन की बात कर रहे हैं क्या? जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूं। ऐसी परिस्थितियों में अगर उनका परिवार, आजम का परिवार, अपने राजनैतिक प्रोटेक्शन के लिए या अपने राजनैतिक हितों के लिए कोई फैसला लेता है, कोई मुलाकात करता है, तो इसमें बहुत चौंकने जैसी क्या बात है। समाजवादी पार्टी के तमाम नेता भारतीय जनता पार्टी के हार्ड कोर हिंदुत्व के नेताओं से मिलते रहते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि वो भाजपा में जा रहे हैं या भाजपा के लिए काम कर रहे हैं? कोई भी आदमी ये सवाल उठा सकता है और नहीं तो उठना आप चाहिए। कह नहीं तो आप कह रहे हैं कि आजम, आपके कहने का मतलब है कि बसपा के लोगों से अगर मुलाकात हो रही है आजम के परिवार की, इसका मतलब ये नहीं कि आजम खान बसपा में जा रहे हैं। आप आज जा भी सकते हैं, क्योंकि भाई जहां भी जिस आदमी को पिछले 7 सालों में जिस पार्टी को उस आदमी ने खून पसीने से सींचा और जिसके लिए वो एक व्यापक समाज का या यूं कहिए कि एक राजनैतिक विचारधारा के व्यक्तियों के निशाने पर आया, उसके पक्ष में बोलने के लिए जब सपा का कोई भी नेता नहीं खड़ा हुआ है, तो उसे कुछ तो चाहिए अपने हितों की। आजम साहब तो चलिए 75 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, लेकिन उनके तो बेटे भी हैं 2 ठो, उनकी पत्नी भी है, परिवार भी है, उनको भी तो संरक्षण चाहिए। क्योंकि अभी तो आजम साहब का नाम बिक रहा है, लेकिन उसके बाद उनके बेटों और पत्नी का तो कोई राजनीतिक नाम है नहीं। तो ऐसे में अगर वो बसपा का दामन थामते हैं, बसपा के साथ जाते हैं, तो इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? और उनके पास कहने के लिए भी है कि समाजवादी पार्टी ने तो कुछ किया नहीं है। खाली खाली सिर्फ आजम की बात नहीं है, समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों के हितों की जब भी बात आई है तब चुप्पी साध ली। क्यों? ये सवाल तो कॉमन मुसलमानों का भी है ना, नहीं वोट देना ना देना अपना विषय। परवेज भाई, इस बात को आप लगातार सोशल मीडिया पे पिछले 2-3 सालों से उठा रहे हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में तो मुसलमानों ने एक तरफा वोट दिया, 2022 में भी दिया, तो कैसे मुसलमान माना जाए? भी मुसलमान भी तो छले जाने का इम्तिहान ले रहा है ना, कि कितनी बार हम छले जाएंगे। 22 में उसने एक तरफा वोट दिया, उसने उसके बाद का अपना परिणाम भुगता। 24 में उसने एक तरफा वोट दिया, उसका वो परिणाम लगातार भुगत रहा है। आपको याद होगा, तब मैं अखबारों में भी लिखता था और कहता भी था कि जो मुसलमानों का राजनीतिक वोटिंग पैटर्न है, उसका खामियाजा मुसलमानों को भुगतना होगा। और वो भुगत रहा है, क्योंकि हम राजनीतिक दलों का आकलन करते हैं, हम कोई राजनीतिक दल के कार्यकर्ता नहीं है, लेकिन पैटर्न तो दिखाई देता है ना कि ये पैटर्न कैसा है। एक आदमी इनकाउंटर में मारा जाता है, उसके लिए पूरे देश का राजनीतिक मुद्दा बनता है। दूसरे लोग मारे जाते हैं, उसके बारे में एक बयान भी नहीं जारी होता, ट्वीट भी नहीं जारी होता। नहीं तो नहीं धीरे धीरे चीजें समझ में आएंगी ना। परवेज भाई, लेकिन एक परसेप्शन आपने बढ़िया सवाल उठाया। एक परसों से एक खबर चल रही है, जावेद नाम का एक शूटर मारा गया मेरठ में, दावा किया गया कि बहुत बड़ा अपराधी है। कल मैं देख रहा था, कल से वीडियो वायरल, उसके जनाजे में काफी लंबी भीड़ है, बड़ी भीड़ है। तो ये समझ नहीं पा रहा हूँ कि भाई जिसको आप शूटर बता रहे हैं, अपराधी बता रहे हैं, उसके जनाजे में इतनी भीड़ कैसे आ गई? जरा मैं मतलब थोड़ा सा विषय डाइवर्ट कर रहा हूँ, लेकिन ये समझना चाह रहा हूँ ये क्या है ये मामला। आलोक भाई साहब, देखिए, 2 बड़ी चीजें होती। इस मनोविज्ञान को समझने के लिए थोड़ा विस्तार की जरूरत है। और मनोविज्ञान ये होता है कि किसी भी आदमी को जहां से न्याय और इंसाफ मिलने लगेगा, चाहे वो खौफ से दिलाए, चाहे गन के बल के पर दिलाए या लॉ के बल पर दिलाए, लोग उसके साथ खड़ा होना पसंद करते हैं।
इस तरह की जो अभी सिचुएशन है पिछले 8-9 सालों से, ये परसेप्शन बन गया है कि मुसलमानों को न्याय नहीं मिलेगा। ऐसा परसेप्शन बन गया है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ये परसेप्शन मीडिया के थ्रू भी बना दिया गया है और ये परसेप्शन बना दिया गया है कि समाज में जितनी गलतियां हो रही उसका जिम्मेदार सिर्फ मुसलमान है। तो धीरे धीरे अफसरों से लेकर राजनेताओं तक में ऐसा परसेप्शन बन गया है और ऐसे में कोई चाहे अपराध के थ्रू और चाहे दूसरे कारणों से आगे खड़ा होता है तो लोग उसके पीछे अपने आप स्वाभाविक रूप से खड़े हो जाते हैं। वो अपराधी था, उसका जो क्रिमिनल हिस्ट्री एसटीएफ ने जारी की है उसमें उसका एक बड़ा क्रिमिनल इतिहास है और अपराधियों को हीरो नहीं बनाया जाना चाहिए। जो लोग अपराधियों को हीरो बना रहे हैं वो कदाचित अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं और बहुत गलत कर रहे हैं। तो वो अपराधी था, इस पर तो किसी को शक है नहीं। आलोक जी, लेकिन सवाल ये उठता है ना कि भाई अभी भी अब क्या समझाया, 17-18 महीने बाद चुनाव है। अब आजम अगर वास्तव में बसपा में की तरफ जा रहे हैं तो ये तो सपा के लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि अगर मुस्लिम वोट एक तरफा आपको नहीं मिलेगा तो इसका फायदा तो भाजपा को हो जाएगा कि भाजपा की मुश्किलें बढ़ेगी। आपको क्या लग रहा है? क्योंकि दलित और मुस्लिम अगर एक तरफ हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं 2027 में। आलोक भाई साहब, क्योंकि पिछले 4 चुनावों का ये इतिहास रहा है और जो अभी पैटर्न पिछले उत्तर प्रदेश के सम्मानित मतदाताओं ने दिखाया है, मतलब हमारे लिए वो सम्मानित हैं क्योंकि नागरिक हैं, तो जो दिखाया है वो ये तय करता है कि मुसलमान जिस एकजुटता के साथ सपा को वोट जब देना शुरू करता है तो निश्चित रूप से काउंटर रिएक्शन होता है। लेकिन अगर मुसलमान बसपा को वोट करेगा, क्योंकि 2 मार्शल कौमें एक साथ खड़ी हो जाती हैं। मैं मार्शल वर्ड इसलिए कर रहा हूं कि राजनीति में बहुत इस्तेमाल किया जाता है। मुसलमान भी मार्शल कौम है और यादव भी मार्शल कौम है। जब 2 मार्शल कौमें एक साथ खड़ी होती हैं तो लोगों को जो बची हुई शक्तियां हैं उनको घबराहट होती है और वो उसके काउंटर में राजनीतिक रूप से पोलराइज होते हैं और भाजपा यही चाहती है और इसी पैटर्न पर वो राजनीति करती है। वो चाहती है कि हमेशा मुसलमान सपा के साथ रहे ताकि भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से कोई नहीं रोक पाए, क्योंकि वो वोटरों की उस मनोविज्ञान को समझ रही है कि 2 मार्शल कौमें एक होने जा रही हैं। अगर ये इनके पास सत्ता की भी ताकत आई तो ये क्या करेंगे, इस अंदेशे में, इस आशंका में वो भाजपा के साथ पोलराइज हो जाते हैं। आलोक जी, लेकिन जब बसपा के साथ आप बोल रहे हैं कि बसपा के साथ जो लोग बोल रहे हैं कि आजम अगर बसपा के साथ चले जाएंगे तो एक विनिंग कॉम्बिनेशन है, बीजेपी के लिए परेशानी बढ़ सकती है। और अभी हाल ही में देखा गया कि चंद्रशेखर रावण ने एक मुस्लिम समाज का सम्मेलन किया लखनऊ में। और मैं देखिए थोड़ी बहुत तो मैं भी समझ रखता हूँ, परवेज भाई अब तो ज्यादा समझ रखते हैं कि इतनी भीड़, इतना वेल ऑर्गेनाइज, बिना कहीं ना कहीं से बैकिंग से चंद्रशेखर रावण के पास इतना संसाधन तो है नहीं कि लखनऊ के उस शताब्दी हॉल में अटल बिहारी जी के नाम पे जो बना है उसमें इतनी भीड़ आ जाती है और इतना पूरा बड़ा अच्छा वो होता है। तो क्या देखिए आलोक ये जी, 2 माना जाए? तरीके से समझिए हाँ, इसका। मैं आपको इसका सीधा जवाब नहीं दूंगा, लेकिन मैं बंद शब्दों में आपको जवाब देता हूं कि इसके लिए आपको अन्ना आंदोलन याद करना पड़ेगा। अन्ना आंदोलन में कैसे भीड़ आती थी, कौन लोग इस भीड़ को लाते थे और कैसे वो ऑर्गेनाइज होता था, वो पैटर्न दोहराया जा रहा है। क्योंकि हर बीजेपी इस बात को, बीजेपी का जो थिंक टैंक है वो इस बात को अच्छी तरह जानता है कि अगर मुसलमानों का रुझान मायावती की तरफ हो गया, बसपा की तरफ हो गया उस पैटर्न में जैसे वो सपा के साथ रहा है, तो ब्राह्मणों का झुकाव फौरन बसपा की तरफ होगा। और ब्राह्मण, मुसलमान और जाटव, सिर्फ जाटव, मैं दलित की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ जाटव, अगर ये 3 खड़े हो गए तो ये तो उत्तर प्रदेश की राजनीति में विनिंग कॉम्बिनेशन है। फिर इसको कोई नहीं हरा सकता है। और फिर तो तब पैटर्न ये होगा, तब ये पैटर्न होगा कि यादव मतदाता भाजपा की तरफ जाएगा। जो एक अभी भी है यादव मतदाता बड़ी संख्या में भाजपा के साथ है,
लेकिन फिर और भी जाएगा। तो आप उस राजनीतिक स्थिति को बीजेपी जानती है। इसलिए आपने देखा होगा कि बीजेपी के लोग कभी भी किसी भी तरीके से ये नहीं कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में बसपा भी एक ताकत है, क्योंकि जिस दिन उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया तो एक बड़ा बड़ा झुकाव उनकी तरफ हो जाएगा और वो फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें होंगी। आजम का की मुलाकात के बाद अचानक चंद्रशेखर की ये रैली और उसमें इतनी भीड़ के परिदृश्य को जब कुछ आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये सब राजनैतिक रूप से डिजाइंड किया जा रहा है, ये हवा में चीजें नहीं हो रही। आप कह रहे तंजीम फातिमा ने जो बयान दिया उससे बीजेपी के थिंक टैंक के होश उड़ गए और इसलिए चंद्रशेखर की रैली में इतना सब कुछ दिखा आपको लखनऊ में, आप ही कहना चाहते हैं ना? क्योंकि आप ये कह सकते हैं जो क्योंकि अन्ना आंदोलन में तो आरएसएस पूरी तरह से लगा हुआ खड़ा था, तो सबको पता है। बीजेपी ने माना, आरएसएस ने माना भी है। अन्ना आंदोलन में जिस तरह से चाहे दिल्ली का रामलीला मैदान हो, चाहे लखनऊ, पूरे देश में हो, सब जगह से आरएसएस ने बैकडोर से बड़ा सपोर्ट किया। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? आप इस बात को समझ पा रहे हैं कि मुसलमानों का मोबिलाइजेशन अगर बसपा की तरफ हो गया तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में खतरे की घंटी है। इस पे कोई तो फिर कांग्रेस का क्या रोल रहेगा भाई? कांग्रेस तो उत्तर प्रदेश और बिहार में उसको समझ में आ गया कि जब तक उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश में मजबूत नहीं हुए हम कभी सरकार नहीं बना सकते। तो वो क्या करेगी? उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का ना कोई अस्तित्व है, ना आने वाले कुछ सालों में होने वाला है। आप इस बात को गंभीरता से समझ लीजिए कि कांग्रेस की स्थिति आज की तारीख में भाजपा से भी खराब है। सांसद 5 को जीतना और चीजें होना अलग विषय है, लेकिन उसका जनाधार, उसका बूथ मैनेजमेंट, उसके साथ लोगों का जुड़ने का ढंग ओम प्रकाश राजभर से भी ज्यादा कमजोर है। नहीं, ये तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि मैं एक बीच में कांग्रेस के ओबीसी मोर्चा की एक मीटिंग थी पार्टी कार्यालय में, मैं गया था और एक कांग्रेस में मतलब बाहर से लोग लाए जा रहे हैं आजकल, एनजीओ के लोगों को। एक नवीन जय हिंद को अचानक से कांग्रेस ओबीसी मोर्चा का अध्यक्ष बना दिया गया। अब वो आए भाई साहब और वो वहां सभा के समय 2-3 घंटे था, तो समझ में आ गया कि कांग्रेस की जो लोकल लीडरशिप है उसको इस तरह से जो राहुल गांधी ले आके बैठा दे रहे हैं वो लोग पसंद नहीं आ रहे। क्योंकि अगर लखनऊ में कांग्रेस की ओबीसी मोर्चा की मीटिंग हो रही है, उनका राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहा है, तो पार्टी कार्यालय में कम से कम 10,000 की भीड़ तो दिखनी चाहिए, लेकिन वो 1000 भी नहीं थे। तो ये तो दिख रहा है कि कांग्रेस के पास संगठन नहीं। आप सही कह रहे हैं, आपने बहुत सही बात जानकारी दी कि ओम प्रकाश राजभर के पास इनसे ज्यादा कार्यकर्ता हैं, जमीन पे काम करने वाले। कांग्रेस के पास अभी भी बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले नेता हैं जिनका जनाधार से कोई मतलब नहीं। लेकिन यहाँ पे एक रोल और आ रहा है कि तीन चार जो छोटी पार्टियां हैं जिनके पास कुल मिला जुला के 7-8% या अनुप्रिया पटेल को जोड़ने को 10 से 12% वोट बैंक हो गया है आज की डेट में। अपना दल, सोनेलाल, संजय निषाद की निषाद पार्टी, ओम प्रकाश राजभर और आरएलडी, ये चारों क्या करेंगी तब? क्योंकि अगर बसपा और आजम खान के बीच में दूरियां बढ़ती हैं तो मुझे तो लगता है कि ये चारों तो अब सत्ता की मलाई तो ओम प्रकाश राजभर भी चख चुके हैं, संजय निषाद भी चख चुके हैं, अनुप्रिया पटेल तो पिछले 10 सालों से चख रही हैं, और आरएलडी का इतिहास ही रहा है कि वो हमेशा सत्ता के साथ रहता है। तो आपको क्या लगता है कि ये देखिए आलोक, वैसे इन चारों का तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन अगर बसपा ने ये कॉम्बिनेशन बनाया जो हाइपरबोलिक है, लेकिन चूंकि विश्लेषण होता है तो होता ही है, अगर बसपा ने असदुद्दीन ओवैसी, आजम के साथ कॉम्बिनेशन बनाया और ये मूर्त रूप करता हुआ दिखाई दिया, तो बहुत अचरज नहीं होगा कि अगर ये जिन छोटी पार्टियों की बात आप कर रहे हैं और इनको थोड़ा सा भी महत्व मिल गया तो ये बहुजन समाज पार्टी के साथ भी अलायंस कर ले, तो कोई बहुत चौंकने जैसी बात थोड़ी हो। राजनीति में तो कुछ भी संभव है सब। तो 2027 का चुनाव जो लोग सोच रहे हैं कि इंडिया गठबंधन वर्सेस भाजपा है,
तो इसमें ये मुझे लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं बसपा को अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। आप बिल्कुल कर रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि ये उत्तर प्रदेश का चुनाव सदैव से मुसलमानों के केंद्र में रखकर होता रहा है आलोक जी। आगे 27 का चुनाव भी मुसलमानों को केंद्र में रखकर ही होगा। पूरा चुनावी कैंपेन मुसलमान मस्जिद, मदरसा, मुसलमान माफिया, मुसलमान गुंडा, मुसलमान अपराधी के केंद्र में रखकर ही चुनाव प्रचार होगा आलोक जी। इस पे मुझे किसी तरह का कोई नहीं मतलब, कैंपेन पर होगा। काम विकास और ये सब सेकेंडरी मुद्दे हैं। तो मतलब जो मुद्दे आज की डेट में दिखाई दे रहे हैं, युवाओं की नाराजगी, बेरोजगारी, महंगाई, लॉ एंड ऑर्डर, और बिजली नहीं है, सड़क नहीं है, ये सब कोई मुद्दा नहीं बनेगा 2027 में। फिर यही सब पुराने मुद्दे सड़क कभी बनेंगे। मुद्दा, ये सब मुद्दे कभी जनता को उस तरह से गोलबंद नहीं करते हैं जिससे सत्ता आए और बदल जाए। बेरोजगारी जरूर नहीं, प्रभावित करता है, लेकिन बेरोजगारी में भी धर्म की अफीम इतनी भीषण है कि अब उससे लोग बाहर नहीं निकल पा रहे, और आने वाले दिन में निकलेंगे, मुझे इसमें संदेह। लेकिन अगर 27 का चुनाव इंडिया गठबंधन नहीं जीत पाएगा तो फिर तो सपा के लिए भविष्य तो अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आपकी बात मान रहे हैं कि आजम की और आलोक बसपा की बात चल रही है, आलोक और जी सुबुद्दीन सवैसी आलोक को भी जी आप ला रहे हैं। अगर आप ये वर्डिक्ट जैसी भाषा है, किसी पत्रकार को नहीं बोलना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूं कि अगर आजम बसपा के साथ नहीं भी गए, सपा के साथ भी रहे, और जो सपा का पैटर्न है, सपा ने अपराधी छवि के, दागी छवि के लोगों या दागी अतीत के लोगों से, दागी अतीत वाले मुसलमानों से अपना पीछा नहीं छुड़ाया, तो भारतीय जनता पार्टी तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद वापस सत्ता में लौटेगी। तो आप तमाम किसकी तरफ विपरीत, आप नोटिस करिए। नहीं नहीं, आप किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं भाई? सपा के साथ ना अतीक अतीक का परिवार है, ना अफजाल, तो अफजाल की छवि अलग है। आप किसके ऊपर मैं इशारा कर रहे हैं? मैं कोई इशारा नहीं कर रहा हूं, आप इस बात को समझने की कोशिश करिए। राजनीतिक लोग अच्छी तरीके से समझेंगे कि मैं क्या कह रहा हूं, और मैं जो कह रहा हूं वो आपको दिखाई देगा। अगर अगर समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों ने इनसे पीछा नहीं छुड़ाया, तो 2027 पीछा छुड़ाना पड़ेगा। ये नहीं कि बैकएंड में डालकर आपने ओम प्रकाश राजभर से टिकट दिलवा दिया और संजय निषाद से टिकट दिलवा दिया और अपना कैंडिडेट नहीं उतारा, ये नहीं। आपको पीछा छुड़ाना होगा। अगर आपने पीछा नहीं छुड़ाया, तो 2027 में तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद, अफसरों के करप्शन, बेअंदाज, कार्यकर्ताओं की उपेक्षा, बेरोजगारी, तमाम चीजों के बावजूद, बिजली का संकट, इन सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी सत्ता में लौटेगी। क्योंकि वो जो एक बैक ऑफ द माइंड बात चल रही है कि मुसलमान मुसलमान मुसलमान, पावर में आते ही मुसलमान ये करेंगे, मुसलमान वो करेंगे, मुसलमान वो करेंगे, ये जो हॉट बैक ऑफ द माइंड है, ये भाजपा को अपने आप सत्ता में ले आए। मतलब आप चाह रहे हैं कि सपा को जो दबंग छवि के मुस्लिम नेता हैं उनसे दूरी बनानी पड़ेगी? बिल्कुल बनानी पड़ेगी। आज तो सपा को पूरी ताकत के साथ सिर्फ दूरी नहीं बनानी पड़ेगी, इनको ठीक उसी तरह डिस्कार्ड करना पड़ेगा जैसे 2012 में अखिलेश यादव ने डीपी यादव, अतीक और दूसरे तमाम नेताओं को किया था। ऐसे ही अपनी पार्टी से डिस्कार्ड करना पड़ेगा। डिस्कार्ड वर्ड इस्तेमाल कर रहा हूं। नहीं नहीं और परवेज भाई, अगर लेकिन ये आपने 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 एक बड़ी बात कह दी। इसका मतलब अब्बास अंसारी को ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से टिकट मिलने का नुकसान उठाना पड़ा था, भले वो चुनाव जीत गए थे 2022 में आपके हिसाब से। मैं किसी व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं आलोक भाई साहब। मैं व्यापक उत्तर प्रदेश की नहीं, चार आपने 400 आपने कहा ना कि ऐसे लोग मुस्लिम जो गलत ऐसे छवि के एक नहीं बाहुबली। है। मैं दोहरा रहा हूं, ऐसा एक नहीं है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं। इसलिए किसी व्यक्ति को पॉइंट आउट करके कोई बात कहने की आवश्यकता नहीं है।
पर मैं आपको बार बार ये बात कह रहा हूं कि अगर इससे छुटकारा नहीं पाया समाजवादी पार्टी ने, तो 27 में भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने से कोई नहीं रोक पाएगा। तमाम इफ बट, नाराजगी, गुस्सा, आक्रोश, इन सब परिस्थितियों के बावजूद आलोचना